हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ब्रांड न्यू पोएम विच इज ट्री बाय टीना मॉरिस। तो ये पोएम इतनी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें एक बेसिक कंसेप्ट होने वाला है। आपने बचपन से पढ़ा होगा ट्री के बारे में कि ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रीज नहीं होंगे तो हम कैसे, हमारी लाइफ चलेगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें टीना मॉरिस ने अपनी इस पोएम में बताई हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक-एक स्टैन्ज़ा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। एंड लास्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए ऐड किया है एक समरी, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लाइक समरी जैसी ही है। तो आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा होगा, आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी, समराइज़ हो जाएगी और आप उसको एज़ इट इज़ अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम कर लेते हैं स्टार्ट। ले लेते हैं अपना रेड पेन। ओके, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे ट्री बाय टीना मॉरिस। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पोएटिस के बारे में, अबाउट द पोएटिस। तो टीना मॉरिस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएटिस थी 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी क्या होती है? 20th सेंचुरी होती है 1901 से 2000 तक। ठीक है, इसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे पोएम्स लिखे हैं, पोएट्री लिखी है, प्रोजेस लिखे हैं। तो कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि पोइट्री और प्रोज में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पोइट्री वगैरह होती हैं उनमें एक स्ट्रक्चर्ड लाइन होती है, स्टैन्जाज होते हैं, मतलब कि एक स्टैन्जा फिर दूसरा स्टैन्जा, 4 लाइन्स 3 लाइन्स का एक स्टैन्जा होता है और एक रिदमिक वे में होती है, कभी कभी नहीं भी होती है लेकिन उसमें एक इमोशनल इफेक्ट होता है। वहीं पे हम प्रोज़ की अगर बात करें, तो प्रोज़ एक एवरीडे लैंग्वेज आप बोल सकते हो, कुछ इस तरीके की होती है जैसे नॉवेल्स वगैरह अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको दिखाया जाता है। जैसे कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया गया हो, लाइक इतना ज़्यादा कुछ हैवी वर्ड्स उसमें यूज़ नहीं होते हैं और उसमें ऐसे कुछ स्टैन्ज़ास वगैरह भी नहीं होते हैं। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर सेंटेंसेस में उसको लिखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है पोएट्री और प्रोज़ में। और जैसा कि हम देख सकते हैं ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, उसकी भी ये ऑथर हैं। ओके? तो ये जो ट्री है पोएम, ये किसने पब्लिश की थी? कोर्ट पोएट्री प्रेस ने 1978। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये है टीना मॉरिस और आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, काफी सारी ग्रीनरी है बैकग्राउंड में और ये साफ साफ दिखा रही है कि ये एक ट्री लवर है। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम फर्स्ट स्टैन्जा के साथ। दे डिड नॉट टेल अस व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज। तो दे डिड नॉट, दे का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से है, सभी लोगों से है कि कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो जो पर्टिकुलर समय है वो कैसा होगा। वो इमेजिन करने को बोल रही हैं कि कोई भी हमको नहीं बताने वाला कि ट्रीज नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे, कैसा हमारा समय रहेगा विदाउट ट्रीज। ठीक है, तो इस स्टेंजा का मतलब यही है। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। Nobody imagined that the whispering of leaves would grow silent or the vibrant jade of spring pale to grey death। अब वो बता रही है कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, दैट मीन्स सोच नहीं सकता। विस्परिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है जैसे जब हवाएं चलती है ना तो एक वो आपको आवाज आती होगी, जैसे आप बड़े बड़े पेड़ हो, जो पेड़ होते हैं ना उनके पास अगर आप बैठे होगे तो जब भी हवा चलेगी तो वो एक तरीके की आवाज करेंगे, मतलब इतनी ज्यादा तेज आवाज नहीं होती है लेकिन एक आवाज आती है। तो जो विस्परिंग ऑफ लीव्स है मतलब जो पत्तियों की आवाज है, धीमी आवाज है, वुड ग्रो साइलेंट मतलब कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल उसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी। और द वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग, जेड का मतलब है यहाँ पे ब्राइट ग्रीन कलर है। तो जो वाइब्रेंट ब्राइट ग्रीन कलर है स्प्रिंग का, मतलब जो स्प्रिंग सीजन आता है जहाँ पे नए फूल आते हैं, नई पत्तियां आती हैं, वो क्या हो जाएगा? पेल टू ग्रे डेथ। दैट मीन्स पेल का मतलब होता है येलोइश। अगर जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारे जो फेस है ना वो पूरा पेल हो जाता है, मतलब येलोइश कलर आ जाता है, डल हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है। तो यहाँ पे भी बोला गया है पेल का मतलब, मैंने आपको यहाँ मीनिंग भी लिख दी है सबकी। नॉट ब्राइट, डल या फिर लाइट इन कलर। पेल से मतलब पीलेपन से वो बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। ग्रे डेथ का मतलब है बिल्कुल मर जाएगा, मतलब झड़ जाएगा पत्ता। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। नोबडी इमेजिन्ड, कोई ये सोच नहीं सकता कि जो पत्तियों की धीमी आवाज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। और जो वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग है, दैट मीन्स जो वाइब्रेंट ब्राइट ग्रीन कलर है जो स्प्रिंग में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, जो स्प्रिंग सीजन में हमें देखने को मिलता है वो एक येलोइश कलर में बदल जाएगा और येलोइश कलर से मर जाएगा। दैट मीन्स पूरी पत्तियां सूख जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। तो ये बात वो बता रही हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि विदाउट ट्रीज हम कैसे रह पाएंगे। और सेकंड स्टैंजा में हमें वो चाहती है कि हम उस चीज को इमेजिन करें। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टैंजा में। इसमें वो क्या बोलती हैं? एंड नाउ वी पाइल रबिश ऑन रबिश इन द डस्टी लैंडस्केप स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ ट्री। अब वो बोलती हैं क्योंकि अब सारे ट्रीज जैसे कि उन्होंने बोला पेल टू ग्रेट डेथ, अब सारे ट्रीज की जो पत्तियां हैं वो झड़ गई, ट्रीज सूख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने देख लिया कि ट्री सारे सूख रहे हैं, मर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पाइल का मतलब यहाँ पे होता है टू लेइंग थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर टू फॉर्म समथिंग। तो एक के ऊपर एक रबिश हम रखेंगे। रबिश यहाँ उनका मतलब है कि फालतू की चीजें रखेंगे, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है। हम ट्री को प्लांट करने के सिवाय रबिश ऑन रबिश इस तरीके की चीजें करेंगे जिसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इन द डस्टी लैंडस्केप, किसी धूल भरे मैदान में, स्ट्रगलिंग टू क्रिएट ट्री, और वहां पे हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट प्लांटिंग एनी ट्री हियर, वी आर जस्ट डूइंग समथिंग कि बस वो जो ट्री है वो कैसे भी करके सही हो जाए। रबिश का मतलब है बिल्कुल बकवास, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, फालतू की चीजें, कचरा, ये सारी चीजें। तो पाइल का मतलब है एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक हम रबिश रखेंगे किसी धूल भरे मैदान में। और वी आर स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ ट्री, और हम स्ट्रगल करेंगे, दैट मीन्स हमसे नहीं बनेगा कि हम एक ट्री बना लें। ठीक है, स्ट्रगलिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो हमें बहुत परेशानी होगी ट्री बनाने में, लेकिन इससे पहले हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो ट्री किस तरीके से खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने फोर्थ स्टैंजा पे। दिस इज योर फोर्थ स्टैंजा। बट दो द शेप इज राइट and the nailed branches lean upon the wind and plastic leaves lend color to the twigs. अब यहाँ पे वो बता रही है बट दो द शेप इज राइट। अब वो बोल रही है जो शेप है उसका वो तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो रबिश एक के ऊपर एक हम रख रहे थे वो तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द नेल्ड ब्रांचेस, यहाँ पे नेल्ड ब्रांचेस से क्या मतलब है? नेल का मतलब होता है फास्टन, दैट मीन्स किसी चीज को अच्छे से कहीं पे फिक्स कर देना। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टेड विथ नेल्स मतलब कील से किसी चीज को फिक्स कर देना। यहाँ पे ब्रांचेस की बात हो रही है, जैसे ट्री की ब्रांचेस, तो उस ब्रांचेस को हम नेल से दीवारों पर लगाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिफिशियल प्लांट की, तो हम उसको कील से ठोक कर वहां पर लगाएंगे ताकि एक ट्री का इफेक्ट वो दे। ठीक है, लीन अपॉन द विंड एंड प्लास्टिक लीव्स। लीन का मतलब होता है पोजीशन विच इज नॉट स्ट्रेट और अपराइट। तो एक पोजीशन पे वो रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा कि वो जहां भी विंड जाएगी वो वहां पे चलेगा और उसके बाद फिर से वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक लीव्स के बारे में उन्होंने बताया ही है। ठीक है,
lend color to the twigs. Twigs का मतलब होता है a small thin branch on a tree or bush. और lend color का यहाँ पे मतलब है to make something seem true. तो यहाँ पे वो बोल रही हैं जो प्लास्टिक लीव्स है ना उस पे हम कलर करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे कि वो एक बिल्कुल रियल ट्री की तरह दिखे। उसकी ब्रांचेस पे हम कलर करेंगे, ठीक है। तो वो बता रही हैं यहाँ पर, एंड अगर हम रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज को फॉलो करें तो वो बोल रही हैं कि जो रियल ट्री है उसको हम कंजर्व नहीं कर रहे, उसको हम सेव नहीं कर रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम उसको पानी नहीं दे रहे, वो खराब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उनकी पत्तियां झड़ रही हैं, ठीक है, पीले पड़ रहे हैं वो सारी पत्तियां, लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और हम कहाँ पर बिजी हैं? हम ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाने में बिजी हैं, उसको सुंदर बनाने में बिजी हैं, उस पे जो कील है उसको ठोक कर उसको एज इट इज जैसे हमको चाहिए वैसी पोजीशन पे ऐसे सेमी सर्कल या फिर हमको कहीं और लगाना है उस पे बिजी हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक मैसेज लेना चाहती हैं कि जो रियल है उसको हम कंजर्व नहीं कर रहे और जो आर्टिफिशियल है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। आते हैं फिफ्थ स्टेंजा के ऊपर। We wait in vain for the slow unfurling of birds, and no amount of loving can stir out weary tree to singing. अब वो बोलती हैं वी वेट इन वेन, मतलब जो भी हम इंतजार कर रहे हैं वो सारा व्यर्थ है। वेन का मतलब होता है यूजलेस, दैट मीन्स व्यर्थ है। फॉर द स्लो अनफोल्डिंग ऑफ बर्ड्स, अनफोल्डिंग का मतलब होता है टू ओपन समथिंग दैट वाज कर्ल्ड और रोल्ड टाइटली। तो यहाँ पे अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है फूल की कलियां। क्योंकि ऊपर वाले स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि हम आर्टिफिशियल प्लांट के लगाने में बिजी हैं, तो यहाँ पे हम जो इंतजार कर रहे हैं कि उस आर्टिफिशियल प्लांट में कोई फूल की कली आएगी, फिर उस वो खिलेगी और फूल बनेगा, तो वो सारा व्यर्थ है। हमें उसके लिए इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल प्लांट है, नेचुरल नहीं है। तो वहां पे कोई भी कली खिलेगी ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। And no amount of loving can stir out weary tree to singing. अब यहाँ पे बता रही हैं वो कि जितनी भी अब हम केयर कर लें, कुछ भी कर लें, स्टिर का मतलब होता है टू मूव और weary का मतलब होता है वेरी टायर्ड। अब कितनी भी हम केयर कर लें ट्री की, क्योंकि अब वो सूख चुका है, उसकी पत्तियां झड़ चुकी हैं और अब हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब कितनी भी हम उसको केयर कर लें, पानी डाल लें, खाद डाल लें उसके ऊपर, है ना, मिट्टी अच्छी अच्छी लेकर आए और उसके ऊपर डालें, तब भी हम उस थके हुए ट्री को मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ मूव करने का मतलब है कि उसकी लीव्स, उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में सेकंड स्टेंजा में बताया था ना कि उसकी जो लीव्स हैं तो वो जब विंड चलती है तो उससे एक आवाज आती है और वो हिलती हैं। तो अब हम उस थके हुए ट्री को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते कि वो कुछ गाना गाए। गाना गाने का मतलब है यहाँ पर कि वो जो लीव्स जब हिलती है तो उससे एक बहुत मधुर सी आवाज निकलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में उन्होंने बात की है। तो यहाँ पर अब वो गाना गाए, जो बता रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो ट्री पूरी तरीके से सूख चुका है, अब हम चाहे जो भी कर लें अब हम उसको सही नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वी वेट इन वेन फॉर द स्लो अनफोल्डिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं जो भी वो बिल्कुल व्यर्थ है कि कोई एक फूल की कली खिलेगी और एक फूल बन जाएगी, वो भी आर्टिफिशियल प्लांट में। और कितनी भी अब हम केयर कर लें, कितना भी प्यार कर लें उस ट्री को, अब उसको हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और अब वो अपना गाना भी नहीं गाएगा जो कि उसकी पत्तियाँ गाती थी जब भी हवाएं चलती थी। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है पोएम खत्म। आई होप आपको ये जो लाइन्स हैं, एक-एक लाइन्स, एक-एक वर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और आपको किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैंने सारी की सारी मीनिंग्स यहाँ पर लिख दी हैं ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप यहाँ से मीनिंग भी देख सकते हो, उसके बाद अपने हिसाब से भी उसे पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पोएम थी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसकी थीम। थीम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने आंसर को और भी अच्छा बनाना है तो आप उसमें थीम ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली थीम यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, जो कि साफ-साफ दिख रही है। आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले यही हिट करेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर यहाँ पे बताया गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड सेकंड है आर्टिफिशियल वर्सेस रियल। तो सबसे पहले तो उन्होंने बात की है रियल की, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे, कंज़र्व नहीं कर रहे एंड आर्टिफिशियल के पीछे हम उसको सजाने पे बिज़ी हैं। थर्ड है ह्यूमन इम्पैक्ट एंड ग्रीड। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये तो साफ-साफ दिख रहा है। हम डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एफ़ॉरेस्टेशन के कोई चांसेस नहीं है। अ सभी को अपने हाउसेस बनवाने हैं, इसके लिए ट्री काटना उनको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। और ग्रीड के बारे में वही है, ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो कहीं पे भी किसी भी लैंड पे ट्री लगा हुआ है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किसी के लिए, वो तुरंत कटवा के अपना कुछ बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल कुछ भी बना सकते हैं। कॉल फॉर कंजर्वेशन, तो ये कॉल है कंजर्वेशन के लिए डेफिनेटली है। वो चाहती हैं कि ये पोएम पढ़ने के बाद एक ऐसा मैसेज मिले लोगों को कि हमें ट्री कंज़र्व करना ही होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वुड मिलती है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपनी समरी के ऊपर। तो ये मैंने आपको समरी ये 2 पैराग्राफ में प्रोवाइड की है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो समरी है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी लास्ट मिनट पे, क्योंकि लास्ट मिनट पे फिर आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जिसको आप तुरंत पढ़कर जो भी आपने पहले पढ़ा उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। तो दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। एंड लास्टली हम पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपेयर द ट्री इन द पोएटिस इमेजिनेशन विद द नेचुरल ट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्री है ना, जो पोएटिस इमेजिन कर रही हैं, उसको आप नेचुरल ट्री से कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसको आपको इसमें लिखना है। तो ये तीनों ही जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप अगर समरी को ही लिख दोगे थोड़ा बहुत वो करके, तो आपका काम बन जाएगा। व्हाट इज द मैसेज ऑफ पोएम इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर्स कंजर्वेशन। तो इसका मैसेज लिखना है, अगेन समरी लिखना है और लास्ट वाले में तो समरी लिखना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इतने ज्यादा होने लगेंगे, अगर आप पूरा पोएम एक बार समझ लेते हो तो क्वेश्चन तो कुछ भी आए आपको सारी चीजें बन जाए। ठीक है, एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एंड एक कोट मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा, जस्ट डू इट बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। तो जो भी काम आपको करना है वो आप तुरंत करो, उसी दिन करो, क्योंकि आप तो फिर सोचोगे कि मैं कल करूँगी, मैं कल करूँगा, तो वो कल नहीं आता है, फिर आपको और आलस आएगा, यू विल बिकम मोर स्लॉगिश, फिर आप उसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो और भी अगर आपको इसको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।